Hello students, this is chapter 5 Principles of Inheritance and Variations part 2 of class 12 Biology। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंडल प्रिंसिपल्स और लॉज। तो इस चैप्टर में 3 लॉज हैं जो मेंडल ने दिए थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों जो लॉज हैं इनकी डिफाइंस विद इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे थे उसके जो रिजल्ट्स क्या निकले, वी हैव नाउ लेड मोस्ट ऑफ द बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग मेंडल्स रिजल्ट्स। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वर गिवन बाय मेंडल। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब उसके जो लॉज निकले थे मेंडल केस के बाद आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट वॉज कि उसने 3 लॉज निकाले, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, मतलब वो कितने प्योर लाइन में आ रहे हैं या फिर जिसमें हाइब्रिड ना बनते हो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज जो हैं वो उसने दिए थे रिजल्ट में आगे। तो इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला लॉ, आउट ऑफ द कंट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स। कंट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो फैक्टर्स, जैसे कि हाइट की हम बात करें तो हाइट में आगे 2 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ। तो ये दोनों क्या है, एलील्स हैं। मतलब अगर एक जीन ऐसे प्रेजेंट है तो इस एक अगर ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ऐसे 2 जीन्स लगे होते हैं जिसमें एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो ये दोनों क्या है, एलील्स हैं एक ही करेक्टर के। तो वो क्या है, कंट्रास्टिंग, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है तो कंट्रास्टिंग हो गया आपस में। ओनली वन एक्सप्रेसेज इट सेल्फ इन एन इंडिविजुअल, सिर्फ उसमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट। जैसे कि इसमें टॉल वाला अपने आप को कर रहा है एक्सप्रेस तो ये टॉल वाला क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और जो नहीं कर रहा ड्वार्फ जैसे है तो वो रिसेसिव नेचर का होएगा। जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, द फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट। व्हाइल द अदर व्हिच हैज नॉट शोन इट्स इफेक्ट्स इज टर्म्ड एज द रिसेसिव। जो अपने इफेक्ट को नहीं शो कर पाता उसको हम रिसेसिव बोल देते हैं। व्हेन होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब जिसमें सिंगली एक करेक्टर उसका प्रेजेंट है, उसमें कोई भी मिक्स नहीं हुआ, हाइब्रिड नहीं है, वो ट्रू ब्रीड है, ट्रू ब्रीड है जिसको हम बोल देते हैं। जैसे कि टॉल पी प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स। टॉल को ड्वार्फ के साथ क्या करा, क्रॉस करवा दिया। सो द प्लांट्स अपीयर्ड इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसको हमने पीछे पढ़ा था कि F1 जनरेशन से डिनोट करते हैं, फीलियल जनरेशन बोलते हैं उसको। वो क्या निकलेंगे, टॉल निकलेंगे, क्योंकि टॉल क्या है, डोमिनेंट। ऑल्दो दे हैव रिसीव्ड अ फैक्टर फ्रॉम ड्वार्फ प्लांट, चाहे उनका ड्वार्फ प्लांट में से भी करेक्टर आया है लेकिन उनको हम टॉल ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जो डोमिनेंट है वो ही आगे अपीयर होता है जनरेशन में। हाउएवर दिस रिसेसिव हिडन करेक्टर रीअपीयर, दोबारा आ जाते हैं अनचेंज्ड इन द सेकेंड फीलियल जनरेशन, वैसे के वैसे ही रहते हैं सेकेंड जनरेशन में भी। दिस फाइंडिंग ऑफ मेंडल डिसअप्रूव द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो उसने इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी, ब्लेंडिंग थ्योरी की, ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसको इसने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। एंड कन्फर्म्ड द व्यू अबाउट पर्टिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, कि पर्टिकुलर करेक्टर जो है वही आगे इनहेरिटेड होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो जो डैनिश बॉटनिस्ट था जॉनसन इंट्रोड्यूस द टर्म जीन फॉर मेंडल्स फैक्टर इन 1909। दैट उसने क्या करा था कि जीन को इंट्रोड्यूस करा कि जीन क्या होते हैं। जीन जो है वो करेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं कि टॉल का है या ड्वार्फ का है। फॉलोइंग कंक्लूजन्स निकाले गए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जितने भी करेक्टर्स हैं उनके लिए एक फैक्टर बना हुआ है, डिस्क्रीट यूनिट बोलते हैं जिसको। फैक्टर अक्कर्स इन पेयर, ये हमेशा पेयर में होंगे। टॉल है या ड्वार्फ है, राउंड है या रिंकल्ड है, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर वो आपस में मैच नहीं करते, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, तो उसमें एक जो है वो डोमिनेट करेगा एंड अदर फेल्स टू अपीयर, तो दूसरा पेयर नहीं होएगा, तो वो उसको क्या बोल देते हैं हम, रिसेसिव। तो ये उसने 3 कंक्लूजन्स निकाले थे। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, अ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। अब एक जो जीन है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा पर्टिकुलर ट्रेट वहाँ पे अपीयर होने वाला है। ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ऐसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
अ जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स। तो हर एक जीन जो है वो हर एक करेक्टर को एक पेयर से रिप्रेजेंट करता है। व्हेन दीज टू एलील्स आर नॉट आइडेंटिकल, अगर ये दोनों एलील्स जो दोनों करेक्टर्स है आपस में नहीं मैच करते, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, देन वन ऑफ द एलील्स इज डिफरेंट विद मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन। तो एलील्स जो होते हैं उसमें से एक उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके उससे अलग बना देते हैं। नॉर्मल एलील विल फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, चेंज्ड और मॉडिफाइड एलील कैन फॉर्म 3 पॉसिबिलिटीज। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती है, या तो वो नॉर्मल एंजाइम होएगा, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होएगा, या फिर वो एंजाइम ही नहीं होएगा। तो इस तरह से वो एक को दूसरे से डिफरेंट कर देते हैं। जैसे कि एंजाइम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे एंजाइम है और सबस्ट्रेट ये दोनों की फॉर्मेशन के लिए दोनों चाहिए आपस में। अब एंजाइम जैसे कि लॉक है तो उसके लिए ताला जैसे होता है तो उसके लिए कीज़ भी चाहिए होती है, वैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बनते हैं। तो अगर एंजाइम है तो सबस्ट्रेट भी चाहिए होता है। सो इन केस मॉडिफाइड एलील इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू नॉर्मल एलील एंड फॉर्म्स द सेम एंजाइम, होता बिल्कुल सेम है, मॉडिफाई करा होता है बस थोड़ा सा, सेम एंजाइम ही बनाता है वो भी, एंड प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइपिक ट्रेट, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस। तो जस्ट एग्जांपल देके उन्होंने बताया हुआ कि कैसे करते हैं। बट इन केस 2, ये तो नॉर्मल एंजाइम के केस में बता दिया कि ऐसे होता है, अगर नॉर्मल होएगा तो बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, सेम फॉर्मेशन करते हैं, सेम एंजाइम बनाता है। लेकिन अगर 2 कंडीशंस आएगी नीचे वाली, जब नॉन फंक्शनल होएगा और नो एंजाइम एट ऑल होएगा, तब क्या करेंगे। इन केस 2 and 3 वेयर एलील फॉर्म्स नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम, फिनोट्रोपिक ट्रेट विल डिपेंडेड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो जो दूसरा एलील है जो मॉडिफाई नहीं करा हुआ तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रेट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फंक्शनल और अनमॉडिफाइड एलील विल फॉर्म द ओरिजिनल नॉर्मल फिनोटिपिक ट्रेट, वो क्या करेगा, उसमें कोई चेंजेस तो आए नहीं हुए तो वो ओरिजिनल बनाना शुरू कर देगा। एंड मॉडिफाइड एलील विल बी नोन एज द रिसेसिव एलील, और जो मॉडिफाइड होएगा वो उसमें क्या कंसिडर करा जाएगा, रिसेसिव वन, और जो नहीं मॉडिफाई करा था वो डोमिनेंट वन। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस जो लॉ हमने समझा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है। द फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस एज द हार्मफुल रिसेसिव करेक्टर्स। अब कुछ रिसेसिव करेक्टर्स मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, रिमेन हिडन, तो वो छुपे रह जाते हैं बाय नॉर्मल डोमिनेंट करेक्टर इन हाइब्रिड्स। हाइब्रिड में दोनों की मिक्सिंग होती है तो डोमिनेंट वाले ने एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा वो रिसेसिव है तो वो अंदर छुपा रह जाता है और वो हार्मफुल भी हो सकता है बॉडी के लिए। तो इन ह्यूमन बींग्स अ फॉर्म ऑफ इडियोसी, डायबिटीज़ एंड हीमोफिलिक आर रिसेसिव करेक्टर्स। तो ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे डायबिटीज़ के लिए करेक्टर जो होते हैं वो भी ऐसे हो सकते हैं, हीमोफीलिया हो सकता है उसको। तो ये जो कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं इनको रिसेसिव माना जाता है जो कि हार्मफुल होते हैं आगे बॉडी के लिए अगर वो ऐसी बॉडी में हिडन रहेंगे तो। अब अगर हम गार्डन पी में देखें जिसमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था तो कौन सा डोमिनेंट है उसमें वो बताया हुआ इस टेबल में। जैसे कि सीड की शेप है तो एक होती है राउंड, एक होती है रिंकल्ड। राउंड सीड क्या होता है उसमें डोमिनेंट, मतलब आर से एक डिनोट करते हैं और एक को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो राउंड वाला डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला रिसेसिव है। एंडोस्पर्म का कलर, 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया हुआ एक एक करके। एंडोस्पर्म मतलब जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है, येलो है तो वो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। सीड कॉट कलर, बाहर का जो सीड कॉट होता है उसका कलर कलर्ड है तो वो डोमिनेंट है, अगर वाइट है बिल्कुल तो वो रिसेसिव है। पोड शेप जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं, अगर तो वो इन्फ्लेटेड है, फूली हुई है थोड़ी सी तो वो डोमिनेंट है, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी मुड़ी हुई है या कुछ है तो वो रिसेसिव है। पोड का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल में प्रेजेंट है, एक्सियल मतलब होता है यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव है। स्टेम की लेंथ, लॉन्ग स्टेम जो है वो डोमिनेंट होती है, शॉर्ट होती है जो वो रिसेसिव होगी। तो ये 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है कि कौन डोमिनेंट होता है उसमें से और कौन रिसेसिव होता है। तो ये एग्जाम्पल है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब इसमें क्या करा उन्होंने, एक टॉल वाला प्लांट लिया। टॉल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, 2 कैपिटल टी लेने तो सेल्फिंग होएगी तो उसमें से 1 कैपिटल टी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमने ड्वार्फ का लिया, उसमें दोनों स्मॉल टी लेने हैं, अगेन इसमें भी सेल्फिंग होएगी और इसमें से भी स्मॉल टी बाहर आ जाएगा। तो ये P1 पेरेंट्स 1 है
और इनकी दोनों की क्या करवा दी अब क्रॉसिंग ओवर, टॉल की और ड्वार्फ की। जब टॉल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग ओवर करवाई, उससे पहले सेल्फिंग हुई थी, तो कैपिटल टी में से क्या निकलता है, एक सिंगल टी, और स्मॉल टी दो दिए हुए हैं तो इसमें से क्या निकलता है, एक स्मॉल टी। तो अब ये दोनों को मिलकर क्या बना, दिस वन, दैट इज़ द हाइब्रिड। ये क्या निकली, F1 जनरेशन। जब भी आप क्रॉसेस बनाओगे तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। आप बिना डायग्राम्स के दूसरा सिंपल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें लिखना, जैसे कि F1 जनरेशन है, पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन सा करेक्टर आप ले रहे हो, फिनोटाइप जीनोटाइप सब लिखना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या बना, हाइब्रिड। हाइब्रिड में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है इसमें से, टॉल वाला, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, टॉल। तो इसको प्योर टॉल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, और ये हाइब्रिड टॉल है। अब इसकी आगे F1 जनरेशन के आगे अगर हम क्रॉस करवा के देखें तो F2 जनरेशन में क्या निकलते हैं, ये हमारे पास 4 आगे रिजल्ट आते हैं इसके। तो ये 4 रिजल्ट जो है वो पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी आ सकते हैं, या हम वैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एक आ जाता है प्योर टॉल, 2 आ जाते हैं हाइब्रिड टॉल, एक आ जाता है प्योर ड्वार्फ। तो ये 4 रिजल्ट हैं। पुनेट स्क्वायर में आपको आगे बताती हूँ इस वीडियो में कि कैसे बनाते हैं। तो ये सारा जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब इसमें क्या बताया है कि जो चीज़ टॉल है जैसे, तो वो हर एक बार जब F1 जनरेशन थी और जब F2 जनरेशन थी, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है हर एक बार। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब उनको सेपरेट हम कैसे करते हैं, तो इसकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, मतलब एक पेयर लेना है कंट्रास्टिंग फैक्टर्स का, टॉल और ड्वार्फ का ले लिया जैसे, और एलिलोमॉर्फ्स भी बोल देते हो हम। एलिलो मतलब एलिलिक वर्ड से, एलील वर्ड से लिया हुआ है। एलील्स मतलब होता है कंट्रास्टिंग पेयर जो भी हम लेते हैं। मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में से उसके। और जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, तो वो इकट्ठे आते हैं। जैसे लिया हुआ है इन्होंने कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इनका हाइब्रिड क्या निकलेगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों का इकट्ठा, तो ये हाइब्रिड है। तो यही बोला उन्होंने, जीन्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, तो वो क्या बन गया, होमोजाइगोट से क्या बन गया, हेट्रोजाइगोट। सो दीज फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड, तो ये आपस में मिक्स थोड़ी हो रहे हैं और मिक्सअप, बट सिंपली एसोसिएट देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, रिमेन टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, बट सेपरेट एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, लेकिन जब भी गेमीट की फॉर्मेशन होती है तो ये उस टाइम पे सेपरेट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में भी 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है विद एग्जाम्पल। तो जब हम इसकी आगे रेशियो निकालते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये वाला है, एक्सियल फ्लावर्स का एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो उसके करेक्टर्स हैं ये। तो F2 जनरेशन में ये जो दो वैरायटीज़ निकलती हैं वो रेशो आती है इनकी 3:1। 3:1 कैसी है वो आगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इन हाइब्रिड 2 टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल क्वांटिटी, मतलब मेल भी बनते हैं फीमेल गेमीट्स भी बनते हैं, 50% मेल्स आएंगे और 50% फीमेल्स आएंगे। On separation of these factors are randomly united in the pairs at the time of fertilization and transfer to the offspring. यही कैरेक्टर्स जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन प्योर होमोजाइगस फॉर्म्स बोथ फैक्टर्स बीइंग अलाइक, सेम ना होने की वजह से ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड, सिर्फ एक तरह का गेमीट बनता है। दैट इज़ वाई जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम, एलील पेयर्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड। मतलब गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद जो उनकी पेयरिंग कंडीशन होती है वापस से वो रिस्टोर हो जाती है, दोबारा से आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया हुआ इन्होंने, जैसे पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स में मैंने अभी बताया कि इसमें फ्लावर का एक्सियल पार्ट, मतलब कहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे लिया हुआ है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए इससे डिनोट करा हुआ है। तो ये प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रिसेसिव है। तो सेल्फिंग जब होती है तो गेमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल जो भी आ रहे हैं इसमें से, इसको हम जैसे कि मेल कंसीडर कर लें, इसको फीमेल कंसीडर कर रहे हैं। और जब भी हम कंसीडर करते हैं तो ये फिक्स रखते हैं, मेल इस तरफ लेना है या फिर फीमेल इस तरफ लेनी है, तो ये पहले से फिक्स कर लेना है जब भी आपने क्रॉसेस बनाने हैं। गेमीट्स ले लिए, सेल्फिंग हुई तो सिर्फ एक ए जो है, कैपिटल ए जो है वो आगे आएगा और इसमें सिर्फ स्मॉल ए आगे आएगा।
सेल्फिंग होने के बाद यहाँ पे यूनियन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दोनों की यूनियन हुई, आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई, तो क्या बन गया, हाइब्रिड, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो ये क्या आई, फर्स्ट F1 जनरेशन जाइगोट बना, गैमीट से क्या बन गया आगे, जाइगोट। और ये जो बना है वो क्या है, इम्प्योर डोमिनेंट है, क्योंकि ये क्या बना अब, हाइब्रिड, इसलिए इसको इम्प्योर डोमिनेंट बोलेंगे। जो ऊपर लिए थे वो प्योर डोमिनेंट थे और प्योर रिसेसिव थे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया जैसे, तो नेक्स्ट कौन सा लग रहा है, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे लग रहा है। अब जब भी F2 जनरेशन आनी है तो ये जो है फीमेल के मिट्स में बनेगी और ये मेल के मिट्स में बनेगी और ये फीमेल के मिट्स में बनेगी। जब सेग्रीगेशन होती है तब क्या करते हैं, जैसे कि हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए इसको लिया, एक तरफ कैपिटल ए लिख लिया, एक तरफ स्मॉल ए लिख लिया, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे करा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनकी क्या करवा दो, एक के साथ एक क्रॉसिंग ओवर करा दो, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथ्स में, बिल्कुल वैसे ही है। तभी इसको मैथ्स का यहाँ पे लॉज लगे हुए हैं, इसकी वजह से जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो वेरीफाई नहीं हो रहा था सब पहले। देन कैपिटल ए जो है वो लिया, इसकी क्रॉसिंग ओवर दूसरे के कैपिटल ए के साथ करवा दी, तो क्या बन गया, दोनों कैपिटल ए आ गए। फिर इसका स्मॉल ए के साथ करवा दी इसके, तो एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए आ गया। ऐसे ही हम पहले इसके जो है स्मॉल ए के साथ इसकी करवाएंगे, तो क्या बन गया, अगेन हाइब्रिड। और फिर इसकी लास्ट वाले के साथ करवाएंगे तो ये प्योर ड्वार्फ आ गया। तो इसमें 4 बन गई, 4 जनरेशन आ गई, इसमें 4 जो है वो ऑफस्प्रिंग्स आ गए F2 जनरेशन में। तो रेशियो कैसे निकली, एक प्योर डोमिनेंट निकला तो 1 लिख दिया, ये 2 हाइब्रिड निकले या इम्प्योर डोमिनेंट निकले तो 2 लिख दिया, एक प्योर ड्वार्फ निकला या रिसेसिव निकला तो यहाँ पे लिख लिया। तो रेशियो क्या आई है यहाँ पे, 1:2:1। अगर हम इसको इकट्ठा करके देखिए तो हमने अभी पढ़ा था कि 3:1 आती है। 3:1 कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये है तो तीनों ही डोमिनेंट फेज में आते हैं, तो 1 + 2 कितने होते हैं, 3। तो ये रेशो आ सकती है 3:1। तो इसकी 2 रेशोज़ निकलती हैं, एक होती है 1:2:1 और एक निकलती है 3:1। तो ये 1:2:1 और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आता है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो का। अगर हम ये देखें तो ये आती है जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि इसमें हम जीन्स कंसीडर कर रहे हैं कि ये जीन्स हैं। अगर वैसे एक सिंपल करेक्टर की बात करें वो होता है फिनोटिपिक वाला, है ना, कि सिंपल करेक्टर कौन सा आ रहा है, जैसे कि इसमें आ रहा है एक्सियल वाले ग्रो कर रहे हैं, तो एक्सियल की वजह से एक ही करेक्टर आ रहा है, तीनों को कंसीडर तो हम एक ही करेंगे, एक्सियल में आ रहे हैं, चाहे हाइब्रिड हो चाहे प्योर हो, तो वो तीनों एक हो गए, तो वो क्या बन गया 3:1। तो ये जीनोटिपिक रेशियो होती है, फिनोटिपिक रेशियो होती है। जब भी आप क्रॉसेस करते हो हर एक की जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज जो होती है वो लिखनी होती है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है कि जीनोटाइप ले लिया हमने किसी एक पेरेंट का, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये जीनोटाइप है एक पेरेंट का, दूसरे पेरेंट का भी सेम ले लिया, तो इनके क्या निकलेंगे गैमीट्स। तो पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और ये जो स्क्वायर है इसकी एक साइड पे हम कैपिटल ए लिख लेंगे, एक बॉक्स में क्या लिख लेंगे, स्मॉल ए। ऐसे ही दूसरी तरफ लिख लेंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब इन दोनों को आपस में मिक्स करके यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है लिखते वक्त कि कैपिटल वाला हमेशा आगे रखना है, स्मॉल वाला पीछे रखना है। ऐसे ही अब इन दोनों का करवाएंगे, पहले इन दोनों का करवाया, अब इन दोनों को आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, तो ये आ गया। वैसे ही कैपिटल ए और कैपिटल ए का ये आ गया, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए का ये आ गया। तो ये हमने ऐसे भर दिए, तो इस तरह से बनता है पुनेट स्क्वायर। तो ये हमारी क्या निकल गई, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन तो सिंपल क्रॉसिंग ओवर करके निकल जाती है, लेकिन F2 जनरेशन जो वो पुनेट स्क्वायर बना के हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं, सबसे पहले बैक क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। सच अ क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल, F1 इंडिविजुअल जैसे कि टॉल और ड्वार्फ का लिया था तो उसमें हाइब्रिड निकलता था, तो वो क्या थी, F1 जनरेशन थी। उसका क्रॉस किसके साथ करवाना है, विद आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ भी करवा दो तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस। चाहे वो डोमिनेंट वाले के साथ करवा दो, चाहे वो रिसेसिव वाले के साथ करवा दो, उसको हम क्या बोल देंगे, बैक क्रॉस, क्योंकि वो बैक चाह रहा है तो उसको बैक क्रॉस बोल देते हैं। उसमें से
जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें क्या डिफरेंस है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉसेस तो दोनों टाइप के हो गए, डोमिनेंट के साथ भी हो जाता है और रिसेसिव के साथ भी हो जाता है। द टेस्ट क्रॉस इज दस डिफाइंड एज अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड, मतलब यही वाला हाइब्रिड जो है कैपिटल T एंड स्मॉल t, एंड द रिसेसिव, और रिसेसिव के साथ, मतलब हाइब्रिड का क्रॉस हमने किसके साथ करवाना है, रिसेसिव के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट क्रॉस। और इसका अगर रिसेसिव के साथ, हाइब्रिड का रिसेसिव के साथ या फिर डोमिनेंट के साथ हो, वो दोनों क्या होते हैं, बैक क्रॉसेस। तो आगे इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम अच्छे से। तो इसमें एक बताया हुआ है बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। अब जो बैक क्रॉस है वो डोमिनेंट के साथ शो कर दिया, और जो टेस्ट क्रॉस है वो होता ही रिसेसिव पेरेंट के साथ है, तो वो उसके साथ शो करा हुआ है। तो ये बैक क्रॉस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करा हुआ है कि पहले ही ले लिया हाइब्रिड 1, टॉल कैपिटल ए स्मॉल ए हाइब्रिड बना था जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था, उसको क्रॉस करवा दिया डोमिनेंट के साथ बैक क्रॉस में। तो डोमिनेंट के साथ जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि अभी क्या करते हैं, एक तरफ कैपिटल ए, जैसे ये लिखा हुआ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो ये दो आगे, एक तरफ कैपिटल ए दो दिए हुए हैं, तो इसकी सेल्फिंग होएगी तो सिंगल ए रह जाएगा। तो एक तरफ फीमेल लिख दिया, यहाँ पे मेल लिख दिया। तो जब भी पुनेट स्क्वायर बनाना है आपने वो फिक्स्ड रखो कि मेल किस तरफ लिखना है और फीमेल किस तरफ लिखनी है। तो जब इनकी आगे करवाए पुनेट स्क्वायर बनाया, गेमीट्स बन गए, ये दोनों गेमीट्स होते हैं सिंगल सिंगल ये जो बने हुए हैं, तो ये गेमीट्स है, इनकी आगे क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या बनेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए से क्या बन गया, कैपिटल ए और कैपिटल ए से क्या बन गया, प्योर टॉल। ऐसे ही कैपिटल ए और स्मॉल ए से क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, क्या बना, एक बना प्योर टॉल 50%, एक बना हाइब्रिड टॉल 50%। रेशियो दोनों की सेम आती है, बैक क्रॉस की भी और टेस्ट क्रॉस की भी। दूसरा है टेस्ट क्रॉस, इसमें भी हाइब्रिड लेंगे, हाइब्रिड को क्रॉस करवाएंगे ड्वार्फ पेरेंट के साथ। तो ड्वार्फ पेरेंट होता है स्मॉल ए। अगेन यहाँ पे गेमीट्स फिल करेंगे, स्मॉल ए की सेल्फिंग होएगी तो एक नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा से इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दैट इज़ हाइब्रिड टॉल। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ए का स्मॉल ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ जिसको बोल देते हैं। तो 50% हाइब्रिड आ गया, 50% प्योर ड्वार्फ आ गया। तो ये इनकी रेशो भी निकल गई, 1:1 भी बोल देते हैं हम इसको, और इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया। तो आप डिफाइन के साथ इन दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद कर लो फॉर द एग्जाम्स। थर्ड वन इज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अब क्या मीनिंग होता है इसमें, ये भी हम आगे इसके भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द जीन्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, हर एक करेक्टर का जीन अलग होता है, लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अलग अलग जगह पे लोकेटेड होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं इन देयर सेग्रीगेशन, जब भी उन्होंने सेपरेट होना है ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स एट अ टाइम, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स एक ही टाइम पे आगे आ रहे, इनहेरिटेड हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगी गेमीट्स में या फिर प्रोजेनी में ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन, वो एक दूसरे से क्या होएगी, इंडिपेंडेंट होएगी, मतलब एक दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि हमने एक्सियल का ले लिया साथ में, एक ए से उसको डिनोट करते हैं, साथ में ही हमने उसका राउंड का शेप जो है रिंकल्ड का वो ले लिया, तो 3 कैरेक्टर्स इकट्ठे ले लिए, तो ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, हर एक अपने आप को एक्सप्रेस करने पे फोकस करता है। दिस स्टेट्स दैट द डिफरेंट फैक्टर्स और एलिलोमॉर्फिक पेयर्स इन गैमीट्स और जाइगोट असॉर्ट देमसेल्व्स, असॉर्ट मतलब ऐसे लगाते हैं अपने आप को और ऐसे सेग्रीगेट करते हैं कि वो एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। After considering the character pair singly, Mendel now began his experiment with 2 pair of characters. जब उसने देखा कि आपस में ये मिक्स तो हो ही नहीं रहा, अगर हम 2 करेक्टर्स भी ले रहे हैं, तो उसने क्या करा, पहले एक के साथ करा था टॉल और ड्वार्फ जैसे, तो फिर उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया 2-2 पेयर्स लेने साइमल्टेनियसली, एक के साथ एक, दस ऑब्टेन द डाई हाइब्रिड रेशियो। तो 2 हाइब्रिड्स बनेंगे उसमें, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड रेशियो। ऐसे ही 3 के लिए तो उसको ट्राई हाइब्रिड रेशियो भी बोल देते हैं। तो मेंडल ने क्या करा, डाई हाइब्रिड रेशियो निकालने के लिए क्रॉस करा वैरायटी को राउंड और येलो जो होते हैं कॉटिलिडन्स को विद 1 हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो उसका क्रॉस दिया हुआ है आगे। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या करा, एक तो उसके
राउंड और येलो कॉटिलिडन्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल लिया। दूसरा उसने लिया उसके जो सीड्स होते हैं उनमें रिंकल्ड और ग्रीन, दो तरह की शेप्स होती हैं, उनके बारे में लिया। मतलब राउंड और रिंकल्ड क्या होगी, उसकी शेप होगी, येलो और ग्रीन उसके कलर होंगे, तो उनके बेसिस पे उसने क्रॉस करवाया। सबसे पहले पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स कौन कौन से हैं? कैपिटल आर दैट इज़ राउंड, वाई येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन। तो ये उसको रिप्रेजेंट करें। नीचे हम ऐसे कैरेक्टर्स लिख देते हैं। गमीट्स कौन से निकलेंगे अगर इनकी सेल्फिंग करेंगे? तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, डबल है सिंगल आ जाएंगे, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनकी आगे क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमारे पास जो हाइब्रिड बना वो बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब आर वाले पहले लिखने हैं, वाई वाले बाद में लिखने हैं, कैपिटल वाले पहले लिखने हैं, स्मॉल वाले बाद में लिखने हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कौन सा आया? अब डोमिनेंट कौन सा था? राउंड वाला, तो राउंड आ गया। वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कौन सा डोमिनेंट है? येलो वाला, तो यहाँ पे राउंड और येलो ये दोनों डोमिनेंट वाले हैं, तो ये नीचे लिख दिया हमने इसका करेक्टर। ऐसे ही ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। अब हम इसकी क्या कराएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाने पे हमारे पास एक तरफ मेल गेमीट्स आ जाएंगे, एक तरफ फीमेल गेमीट्स आएंगे। मेल गेमीट्स इस तरफ लिए हुए हैं और फीमेल गेमीट्स नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास आएगी F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये कैसे करते हैं? अब आर आर और वाई वाई इसको लिखने का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे पहले कैपिटल आर है, उसके साथ कैपिटल वाई लिख दिया, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई लिख दिया, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हमने स्मॉल आर लिया, उसके साथ पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। सेम यही सीक्वेंस जो है आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे। जब ये सीक्वेंस यहाँ पे भी सेम फॉलो होएगा तो आपके पास ये स्क्वायर बनेगा। इसमें क्या करोगे आप? ये दोनों करेक्टर्स लिए, ये देखो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई दो आ गए, तो जो रिप्रेजेंट करती है वो नीचे लिख दिया। राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट है, वो नीचे आ गया। ऐसे ही ये वाले दोनों आ जाएंगे इसमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। मतलब एक ये लोगे, एक ये लोगे, एक ये, एक ये। पहले आप ये वाले सारी रो पूरी कर लो, फिर आप आगे कर सकते हो। अब जैसे कैपिटल आर वाई था और यहाँ पे आर वाई है, तो इन दोनों की पहले आपस में होएगी, तो ये वाला बन जाएगा आपके पास। पहले ये वाली रो आप जब चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों से देखो ये बन जाता है। फिर सेकंड वन, फिर ये और ये फोर्थ वन और ये फर्स्ट वन, इसको कंप्लीट कर लिया। जो डोमिनेंट है वो नीचे लिख देंगे हम। ऐसे ही अब इसको करेंगे हम सेकंड वाले के साथ कंप्लीट, फिर ये कंप्लीट कर लेंगे सारी इनके साथ ही। देन उसके बाद हम ऐसे ही थर्ड वाले के साथ इसको करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर दोबारा से ये सारे आ जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ वन, तो आपके पास ये टोटल कितने आ गए? अब इसका पता कैसे चलता है? जैसे कि आपके पास यहाँ पे 4 अलग अलग थे, तो 4 × 4 हो रही हैं ये सारे। 4 × 4 कितने होते हैं? 16। तो ये जो रेशो आएगी इसका जो टोटल है वो 16 ही आएगा। 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 1 16। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपने पुनेट स्क्वायर बिल्कुल सही बनाया है। अब ये रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो निकालने का भी वही तरीका है सेम। प्योर वाले जो होते हैं उनको एक तरफ जैसे कंसीडर करा था, हाइब्रिड वालों को एक तरफ करा था, ड्वार्फ वालों को एक तरफ करा था, तो बिल्कुल ये भी वैसे है। राउंड येलो इकट्ठे कर लो सारे जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद 7 8 9, तो ये 9 आ गए राउंड येलो। देन उसके बाद 3 कौन से आएंगे हमारे पास? राउंड ग्रीन, 1 1 2, देन उसके बाद आ गया यहाँ पे 3, तो ये आ गया। अब रिंकल्ड येलो है नेक्स्ट करेक्टर, रिंकल्ड येलो 1 2 3, तो ये भी आ गया। एंड द लास्ट वन इज़ द रिंकल्ड ग्रीन, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम रेशोज़ निकालते हैं। तो ये इसको हम डाई हाइब्रिड करेंगे। डाई हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 करेक्टर्स लिए हैं। ऐसे ही हम 3 करेक्टर्स भी ले सकते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड अभी बताया है कि इसमें 3 तरह के करेक्टर्स लेंगे हम। जैसे कि उसने क्या करा था कि पी प्लांट को क्रॉस करवाया, टॉल स्टेम वाला एक करेक्टर ले लिया, येलो सीड कलर वाला ले लिया और एक राउंड सीड शेप का ले लिया। तो टॉल स्टेम में टी, येलो सीड कलर है तो उसके लिए 2 कैपिटल वाई और राउंड सीड के लिए आर। तो इसको जब उसने क्रॉस करवाया विद प्लांट हैविंग ड्वार्फ स्टेम्स ग्रीन कलर, इसके ऑपोजिट वाले कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो होते हैं, तो वो क्या थे? स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो हमारे पास हाइब्रिड आयरन को क्रॉस करवाने के बाद तो वो क्या आया?
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये आ गए उसके करेक्टर्स। तो ये F1 जनरेशन निकल गई। इसको आगे पुनेट स्क्वायर बनाया तो यहाँ पे ये वाली जनरेशन की जो है F2 जनरेशन जो निकलती है उसकी ये फिनोटिपिक रेशो निकलती है, दैट इज़ 27:9:9:9:9 3:3:3:1। तो ये रेशियो है, बस ये रेशियो आपको याद करनी है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।